केरल का एक जाना माना डॉक्टर का जोड़ा, जिसे उस एरिया का कोई ऐसा नहीं जो ना जानता हो। दूसरी तरफ एक माँ जो कई दिनों से लापता थी। इस शादीशुदा जोड़े का उस माँ से ऐसा कनेक्शन सामने आया था जो शायद कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। आज के केस में पुलिस ने ऐसे ऐसे खुलासे किए कि जिसने भी ये कहानी सुनी उसे यकीन करना मुश्किल हो गया था। ये कहानी हमें ये बताती है कि एक इंसानी दिमाग क्या क्या सोच सकता है और एक इंसान किस हद तक गिर सकता है। ये केस भयंकर है। इसकी जड़ें पहले की थीं, लेकिन इस केस का खुलासा बहुत बाद में हुआ। ये कहानी सुनकर शायद ही आप यकीन करें कि कोई इतना शिक्षित होकर, इतना फेमस होकर ऐसी सोच रख सकता है। अपने मतलब के लिए दो दो जिंदगियों को ना सिर्फ तहस नहस किया गया, बल्कि उन जिंदगियों को ख़त्म भी कर दिया गया। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। केरल में पुलिस एक महिला की तलाश कर रही थी जो कई दिनों तक लापता थी। लेकिन उस महिला को ढूंढते ढूंढते पुलिस को कुछ ऐसा मिला जो इंसानी सोच से परे है। सितंबर 2022 में एक पद्मा नाम की महिला केरला के एलंथूर गांव में रहती थी। पद्मा लॉटरी का टिकट बेचा करती थी और उसी से अपना गुजारा किया करती थी। जांच में पता चला और उनके जानने वालों से भी पता चला कि पद्मा एक साधारण सीधी सादी महिला थी। वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से संबंधित थी और उनकी जो रूटीन थी, जो दिनचर्या थी, उसके हिसाब से वो रोज़ सुबह उठती, नाश्ता बनाती, खाती और काम पे चली जाती थी। और कभी अगर वो लेट हो जाती तो होटल में खाना खाया करती थी। उनकी शादी को लेकर अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन पद्मा की एक बेटी थी जो उत्तर प्रदेश में किसी स्कूल में पढ़ाया करती थी। उत्तर प्रदेश इतनी दूर रहने के कारण पद्मा और उनकी बेटी की मुलाकात जल्दी नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो एक स्कूल टीचर थी। तो कभी जब लंबी छुट्टियां होती थीं या गर्मी की छुट्टियां होती थीं, कोई त्यौहार होता था, तभी पद्मा की बेटी उससे मिलने आया करती थी। लेकिन वो दोनों माँ बेटी फ़ोन पर रोज़ाना बात ज़रूर किया करती थी। पद्मा की ज़िंदगी, उनकी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ थी, एक सीधी साधी साधारण सी जिंदगी। वो और उनकी बेटी दोनों ही जीवन में संघर्ष कर रही थीं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, बस ठीक ठाक गुजर बसर हो ही रहा था। लेकिन इन सब के बीच पद्मा एक अच्छी महिला थी, मिलनसार, सबका ख्याल करने वाली। उनका किसी से भी कोई झगड़ा नहीं था। वो सबसे प्यार से बात करती थी, उनका कोई दुश्मन नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक 26 सितंबर को पद्मा लापता हो गई। अगले 3 दिनों तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, बल्कि किसी ने भी ये ध्यान ही नहीं दिया कि पद्मा गायब है। लेकिन जैसा आपको बताया गया है कि वो अपनी बेटी से रेगुलरली बात किया करती थी, तो 3 दिन बीत जाने पर 29 सितंबर को उसने केरला पुलिस को फ़ोन लगाकर अपनी माँ के बारे में बताया। उन्होंने पुलिस को बताया कि मेरी माँ से मेरी 2-3 दिनों से बात नहीं हो पा रही है, उनका फ़ोन लगातार बंद आ रहा है, जबकि वो रोज़ मुझसे बात करती थी। और पद्मा की बेटी ने केरला पुलिस को अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन केरल पुलिस ने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। इस केस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। पुलिस द्वारा कोई एक्शन न लेने के कारण पद्मा की बेटी खुद एलंथूर के लिए यूपी से निकल गई। वो काफ़ी परेशान थी। उसे ये बात रह रह कर के सता रही थी कि कहीं उसकी माँ पद्मा को कुछ हो न गया हो। वो जैसे ही एलंथूर पहुंची, उसने खुद अपनी माँ पद्मा को ढूंढना शुरू कर दिया। उसने अपनी माँ को हर उस जगह ढूंढने की कोशिश की जहां उनके होने के चांसेस थे। उसने अपने पड़ोस में रह रहे सभी लोगों से अपनी माँ के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने आखिरी बार पद्मा को काम में जाते हुए देखा था। उन्होंने बताया कि हमें कुछ भी उन्हें देखकर अटपटा नहीं लगा, क्योंकि पद्मा सब कुछ अपने रूटीन के मुताबिक ही कर रही थी। तो बहुत ढूंढने के बाद और पद्मा का कोई सुराग न मिलने के बाद पद्मा की बेटी दोबारा लोकल पुलिस स्टेशन गई और उसने वहां अपनी मां के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब जाकर केरल पुलिस ने पहली बार पद्मा के गायब होने को गंभीरता से लिया और पुलिस द्वारा पद्मा को ढूंढने की कोशिश शुरू की गई। सबसे पहले पद्मा के फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई गई और उसे बारीकी से जांचा गया। उसमें यह पता चला कि पद्मा की आखिरी बात किसी शफ़ी रशीद से हुई थी। पद्मा ने आखिरी बार शफ़ी रशीद नाम के बंदे से बात की थी। शफ़ी रशीद एक रेस्टोरेंट चलाता था जिसकी पद्मा एक रेगुलर कस्टमर थी। तो वो शफ़ी रशीद से कभी कभी बात किया करती थी, लेकिन उनमें कोई दोस्ताना वगैरह नहीं था। तो पुलिस को लगता है कि एक रेस्टोरेंट वाले से पद्मा आखिर क्यों बात करेगी। पुलिस तुरंत उस रेस्टोरेंट पहुंचती है और शफ़ी रशीद से पूछताछ करने का फैसला करती है।
लेकिन जैसे ही पुलिस उस रेस्टोरेंट में दाखिल होती है वैसे ही शफी रशीद पुलिस को देखकर भागने लगता है, जबकि पुलिस शफी रशीद को गिरफ्तार करने नहीं गई थी बल्कि सिर्फ उससे पूछताछ करने गई थी पद्मा के बारे में। लेकिन शफी के वहां से भागने के कारण पुलिस को शफी पर शक हो गया कि शायद इसे पद्मा के बारे में कुछ पता हो। पुलिस को लगा कि दाल में कुछ तो काला है, तो पुलिस द्वारा तुरंत शफी को पकड़ लिया गया और उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ की गई। उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। वो पुलिस के सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे रहा था और कभी कभी तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। कड़ी मशक्कत और सख्ती से पूछताछ करने से वो टूट गया और अपना मुंह खोलने को तैयार हो गया। उसने पुलिस के सामने यह कबूल किया कि हाँ, वो पद्मा को जानता है। पद्मा के बारे में पूछताछ करते करते और शफी के कॉल रिकॉर्ड्स में से एक दूसरी महिला के बारे में पता चला। उस महिला का नाम रोजलीन था। रोजलीन भी वहीं उसी एरिया में रहती थी और वो भी लॉटरी के टिकट बेचा करती थी। 3 महीने पहले से यानी 6 जून से ही रोजलीन का भी कुछ पता नहीं था। वो भी लापता थी, लेकिन उस रोजलीन के लापता होने की किसी ने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। पुलिस रोजलीन के घर भी गई थी पर वहां कोई नहीं था और पड़ोसियों को लग रहा था कि रोजलीन काम की तलाश में कहीं दूसरी जगह चली गई होगी। जांच और पड़ोसियों से पूछताछ में ये सामने आया कि रोजलीन अकेली थी और वो भी रेगुलरली शफी के रेस्टोरेंट में खाना खाने आया करती थी। यानी पद्मा की तरह रोजलीन भी शफी की रेगुलर कस्टमर थी। पुलिस को लगा कि कोई तो बात है जो शफी पूरी तरह से नहीं बता रहा है। 2 दिनों तक कड़ी पूछताछ के बाद शफी ने पुलिस को के सामने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर पुलिस ने भी अपनी दांतों तले उंगलियां दबा ली थीं। पूछताछ में उसने बताया कि एलंथूर गांव में ही जहां शफी, पद्मा और रोजलिन रहते थे, वहां एक मशहूर डॉक्टर दंपत्ति भी रहते थे, भगवल सिंह और लैला सिंह। ये परिवार इस इलाके में बेहद मशहूर परिवार है। भगवल सिंह के पिता वासुवैद्यन और खुद भगवल सिंह, ये दोनों के पास एक अच्छी क्वालिटी थी। यह दोनों बहुत अच्छे थेरेपिस्ट थे। दूर दूर तक के लोग इनसे मसाज करवाने आते थे। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होता तो मात्र उनकी मसाज से दूर हो जाया करता था। पिता के दौर से ही ये काम ये लोग करते चले आ रहे थे। भगवल सिंह की पहली पत्नी शोभा थी, लेकिन आपसी विवादों के कारण दोनों पति पत्नी में जमी नहीं तो उन लोगों का तलाक हो गया। शोभा से उन्हें एक बेटी थी जो दुबई जाकर नौकरी किया करती थी। शोभा से तलाक लेने के बाद भगवल सिंह ने लैला नाम की एक दूसरी महिला से शादी की। लैला से भी उन्हें एक बेटा हुआ और बेटा भी नौकरी के सिलसिले में दुबई चला गया। अब ये दोनों पति पत्नी यानी भगवल सिंह और लैला सिंह एर्नाकुलम में अकेले रहा करते थे। भगवल सिंह के शोहरत और पॉपुलैरिटी की हद यह थी कि किसी को भी इस गांव में आना होता, किसी भी रिक्शा, टैक्सी या गाड़ी वाले को बस इतना ही कहना होता था कि भगवल सिंह के गांव जाना है और उन्हें इस गांव में पहुंचा दिया जाता था। तो किसी को भी अपने पूरे घर का पता देने की ज़रूरत नहीं थी। इतने मशहूर थे ये लोग। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण कोरोना काल में उनका काम ठप होने लगा। भगवल सिंह सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव थे। उन्होंने अपना एक फेसबुक अकाउंट भी बना रखा था। उधर शफी ने भी अपना फेसबुक पे एक फेक अकाउंट बना रखा था, श्रीदेवी के नाम पर। इस श्रीदेवी के नाम पर अकाउंट बनाकर उसने सोशल मीडिया के जरिए ये सबको बताया कि वो काला जादू जानता है। इससे दुनिया में रह रहे इंसानों की अलग अलग समस्याएं दूर हो जाती हैं, गरीबी दूर होती है, अमीरी आती है। और इस तरह बहुत से लोग उसके संपर्क में आए और इसी दौरान शफी भगवल सिंह और लैला सिंह के संपर्क में भी आया सोशल मीडिया के जरिए। और शफी भगवल सिंह से दोस्ती करता है और उससे मुलाकात करता है। वो भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला सिंह को बताता है कि काले जादू के बारे में। वो कहता है कि मैं काले जादू के बारे में जानता हूँ और इस काला जादू के जरिए लोगों की पूरी जिंदगी, उसकी पोजीशन सब बदली जा सकती है। अब भगवल सिंह उससे बताता है कि हम मशहूर भले हैं, इतने दिनों से ये सब कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा काम मंदा पड़ चुका है। हमारे पास पैसों की कमी हो गई है, हमें और ज़्यादा अमीर बनना है और पैसे कमाने हैं। तब शफी ने भगवल सिंह से कहा कि अगर पैसों की बारिश चाहते हैं तो जो मैं कहूँगा वो आप लोगों को करना पड़ेगा। भगवल सिंह के पूछने पर शफी ने बताया कि हमें इंसानों की बलि देनी पड़ेगी। अब सोचने और हैरान होने वाली बात तो यह थी कि भगवल सिंह जैसा पढ़ा लिखा शख्स कैसे शफी रशीद की बातों में आ गया। भगवल सिंह और उनकी पत्नी लैला सिंह ये करने के लिए तैयार हो गए। वो और उनकी पत्नी पैसों के लालच में आ गए थे। अब पैसों के लिए बलि देनी है तो कैसे और किसकी बलि दी जाए, वे लोग ये सोचने लगे। इसकी साजिश शुरू की गई तो सबसे पहले शफी रशीद ने यह देखा कि रोज़ाना कौन कौन उसके रेस्टोरेंट में आते हैं, तो उसने पाया कि ज़्यादातर गरीब और काम करने वाले लोग ही हैं जो उसके रेस्टोरेंट में आया करते थे। इत्तेफाक से जून में उसकी नज़र
49 साल की रोजलिन पर पड़ी, जो रोज़ाना उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने आती थी। फिर उसने कुछ दिन उसका पीछा किया, उसकी रूटीन चेक की, वो क्या करती है, उसके घर में कौन कौन है, वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, और उसने पाया कि रोजलिन लॉटरी का टिकट बेचती है और जैसे तैसे अपना जीवन यापन करती है। एक दिन रेस्टोरेंट में ही शफी रोजलिन से मिला। उसने रोजलिन से कहा कि अगर तुम्हें और पैसे कमाने हैं तो तुम्हें एक फॉरेन फिल्म में काम करना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अब रोजलिन तो जिंदा नहीं है, ये बताने के लिए कि वो कैसे इस बात के लिए तैयार हो गई, कैसे शफी ने उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया और पैसों के लालच में आकर रोजलिन तैयार हो गई। शफी ने रोजलिन से कहा कि मैं तुम्हें टाइम बताऊंगा कि शूटिंग कब और कहाँ है। उधर शफी ने भगवल सिंह से भी कह दिया कि पहली नरबली के लिए तैयार हो जाओ, मैंने इंतजाम कर लिया है। फिर शफी ने रोजलिन को 6 जून को उस फिल्म में काम करने और बदले में 10 लाख रुपए देने का लालच देकर भगवल सिंह के घर ले गया। भगवल सिंह के घर पहुंचने के बाद भगवल सिंह, उसकी पत्नी लैला सिंह और शफी रशीद ने रोजलिन को बेड पर पटक कर उसके हाथ और पैरों को बांध दिया। उसे टॉर्चर किया गया और फिर उसका गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस की रिपोर्ट में आया था कि उसके स्तनों को काटा गया था, उसके पार्टों को भी नुकसान पहुंचाया गया था और उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इस बलि के काम में बाकायदा पूजा पाठ भी की गई थी और पुलिस द्वारा यह भी खुलासा हुआ था कि रोजलिन के मांस के कुछ टुकड़ों को इन तीनों ने खाया भी था और इसके बाद रोजलिन के शरीर के बचे हुए टुकड़ों को अपने ही घर के गार्डन में गड्ढा करके दफनाया भी गया था। इसके बाद शफी अपने घर चला आया और ऐसे रहने लगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वक्त बीता, लेकिन उस भगवल सिंह के हालात में कुछ सुधार नहीं हुआ, बल्कि उनकी हालत और ख़राब होने लगी। तब उन्होंने शफी से बात की। उन्होंने कहा कि जो तुमने कहा हमने वैसा किया, लेकिन पैसे तो आए ही नहीं। तब शफी ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है और एक बलि से कुछ नहीं होगा, हमें और बलि देनी होगी। इसी तरह 3 महीने गुजर गए। रोजलिन की किसी ने भी खोजबीन नहीं किया। इन 3 महीनों में कभी कोई पुलिस वाला भी नहीं आया तो शफी का हौसला और बढ़ गया और उधर उन डॉक्टर पति पत्नी का भी हौसला बढ़ा कि एक बलि देने के बाद किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, उसे ढूंढा नहीं गया। एक महिला का कत्ल हो चुका था और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। अब उन्होंने पद्मा को अपना शिकार बनाने का फैसला किया। शफी ने उससे भी वही सब बातें कही जो उसने रोजलिन से कही थी और हैरत की बात तो ये है कि हर किसी की तरह पद्मा भी ये सब करने को तैयार हो गई। पद्मा को भी पैसों के लालच में 26 सितंबर 2022 को भगवल सिंह के घर शफी द्वारा लाया गया और उसके साथ भी सेम वही सब प्रोसेस किया गया जो रोजलिन के साथ किया गया था। उसके भी अंगों को काटा गया, खाया गया और शरीर के कुछ मांस के टुकड़ों को दफना दिया गया। उसके साथ भी तंत्र मंत्र किया गया था। अब तक 2 बलि दी जा चुकी थी, लेकिन डॉक्टर के हालात अब भी वहीं के वहीं थे और इस तरह जब शफी रशीद को पकड़ा गया पद्मा की तलाश के दौरान, तब उसने इस घिनौने और भयंकर कांड का खुलासा किया। पुलिस उसकी बातों को सुनकर दंग रह गई। उसी के बयान के अनुसार भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद भगवल और लैला ने भी ये स्वीकारा कि इन 2 महिलाओं की हत्याओं में वे शामिल थे। उन्होंने 6 जून 2022 को 49 वर्षीय रोजलिन को और 26 सितंबर 2022 को 52 वर्षीय पद्मा की हत्या की थी। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि उन लोगों ने उन दोनों महिलाओं के शरीर के मांस के कुछ टुकड़े खाए भी थे। तंत्र मंत्र और काला जादू के नाम पर इन तीनों को अदालत में पेश किया गया और 26 अक्टूबर तक के लिए पुलिस रिमांड ली गई थी। पुलिस ने इनके कहने के मुताबिक भगवल सिंह के घर के उस हिस्से की खुदाई करवाई जहां इन्होंने उन दोनों महिलाओं के मांस के टुकड़ों को दफनाया था। पुलिस को खुदाई में लाश के छोटे छोटे टुकड़े बरामद भी किए गए और उसे तुरंत फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इस खबर के आने के बाद उस इलाके के लोग ये यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि जिस भगवल सिंह को सभी लोग जानते थे, वो इतने मशहूर, इतने नामी डॉक्टर थे, वो इस कांड को अंजाम दे सकते हैं। आज के ज़माने में कोई इतना पढ़ा लिखा मशहूर इंसान कैसे इतना बड़ा अंधविश्वासी हो सकता है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, हमारा देश दिन पे दिन विकसित हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ये अंधविश्वास की एक अनोखी अंधी कहानी है। भारत के सबसे अधिक साक्षर राज्य कहलाने वाले केरल से ऐसी खबरों का सामने आना काफ़ी अचंभित करता है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।